स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 22 मार्च को आप सभी का हिंदी का एग्जाम लिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण पत्र रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र को दोस्तों हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वार्षिक परीक्षा 2022-23। और दोस्तों ये जो आपका मॉडल पेपर दिख रहा है, ठीक है, ये झारखंड बोर्ड का हूबहू मॉडल पेपर है। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो के बाद में आपसे जो 22 मार्च को हिंदी का एग्जाम लेगा, इसका क्वेश्चन पेपर दोस्तों जल्द जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी दोस्त है उनको जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए कक्षा 10 यानी कि क्लास 10 विषय हिंदी है। ठीक है, समय दोस्तों आप सभी को 1.5 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक बात करें तो 40 नंबर का रहने वाला। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार से यहाँ पर मॉडल पेपर का पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों 22 मार्च का आप सभी का क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले खंड का अपठित बोध, और इसी प्रकार से आपसे का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें सबसे पहले खंड का से अपठित बोध रहने वाला है। सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सही विकल्प का चयन करना है। और इसी प्रकार सेम दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर में आपको जो है 5 नंबर का यहाँ पर गद्यांश रहने वाला ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। ठीक है, मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसके दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर ही टिकती है। आत्मनिरीक्षण को भूलकर साधारण मानव जो निंदा में ही अपना जीवन बिताना चाहता है, इसके मूल में उसकी ईर्ष्या की दाहक दुष्वृत्ति कार्यशील रहती है। दूसरों की सहज उन्नति को मनुष्य अपने ईर्ष्या के वशीभूत होकर पचा नहीं पाता है और उसके गुणों को अनदेखा करके केवल दोषों और दुर्गुणों को ही प्रचारित करता रहता है। इसी प्रकार से दोस्तों 5 नंबर का आप सभी का गद्यांश रहने वाला है, और 5 नंबर आपको जो पक्का करने वाला है गद्यांश में आज की इस वीडियो को देखकर। ठीक है, इस प्रक्रिया में हुआ है इस तत्व को भी विस्मृत कर बैठता है कि ईर्ष्या का दाहक स्वयं, ठीक है, स्वरूप स्वयं उसके समय स्वास्थ्य और सद्वृत्तियां के लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। पर निंदा को हमारे शास्त्र में पाप बताया गया है। वास्तव में मनुष्य अपने यहाँ पर न्यूनताओं, अपने दुर्गुणों की ओर दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि स्वयं को पहचानने की यह प्रक्रिया उसके लिए बहुत कष्टकारी होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी का पेशेंस था। चलिए हम लोग यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर हम लोग बताते हैं। ठीक है, इसका उत्तर मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है। तो पैसेज में दोस्तों सबसे पहले लिखा गया कि मनुष्य का जो जन्म है ये अहंकार का जो है इतना विशाल बोझ लेकर ही आता है, यानी कि अहंकार इसका जो राइट आंसर हो जाए। ठीक है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो अहंकार का बोझ लेकर पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर की दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है। तो क्यों नहीं देखना चाहता है दोस्तों की ईर्ष्या भाव के कारण, यानी कि उसके जब कोई बंदा उन्नति पे जाता है दोस्तों उससे बहुत लोग जलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को जलना नहीं है और उसके आगे आप सभी को जाना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 3 नंबर कहता है कि स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। कहाँ नष्ट हो जाते हैं? ईर्ष्या के वश में होने पर। ठीक है, ईर्ष्या के वश में होने पर दोस्तों जो भी व्यक्ति अगर दूसरे से जलता है तो उसी का स्वास्थ्य और उसी का सदाचार या विचार भी, जो अच्छे विचार भी हो गए, वे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 नंबर कहता है कि किसे भूलकर मनुष्य यहाँ पर निंदा में ही अपना जीवन बिताता है। तो आत्मनिरीक्षण को, यानी कि अपने अंदर की जो बुराई है वो नहीं निकालते बल्कि दूसरे अंदर की बुराई है वो निकालते हैं। तो अगर दोस्तों मनुष्य अपने ही अंदर झांक के देखे और अपना जो बुराई हो उसको बाहर निकाल दे तो वो मनुष्य दोस्तों एक दिन जरूर सफल बन जाएगा। तो आप सभी से मैं भी यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, दूसरों को देखकर कभी नहीं जलिएगा और जो भी काम कर रहे हैं उसको मन लगा कीजिए, आगे हमेशा बढ़ेंगे। ठीक है, 5 नंबर कहता है कि उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है। उन्नति का दोस्तों विलोम शब्द जो होता है अवनति होता है। ठीक है, उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? अवनति होता है। और अभी देखिए जो भी बंदे चैनल पर पहले बार आए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, आप सभी का 22 मार्च का क्वेश्चन पेपर जल्द जल्द प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों अब इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आपसे यहाँ पर अब पद्यांश को दिया रहेगा और बोलेगा 6 से 10 तक का सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले गद्यांश रहेगा 5 नंबर का, उसके बाद यहाँ पर पद्यांश 5 नंबर का रहेगा और दोस्तों इसमें आपको 10 नंबर फिक्स करना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर पद्यांश को किस प्रकार से है। ठीक है,
नभ में उग आई लो, ठीक है। रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। उमर घुमर कर का अभी बादल यहाँ बरसे हैं। महक उठी धरती और फूल पत्ती पौधे सब सरसे हैं। जीवन में इसी तरह की दुख घटनाओं का अंधेरा है और इसके पीछे भी शायद रंगों का घेरा है। एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाग हम सहते हैं। जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं और इंद्रधनुष कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पद्यांश। चलिए इसका प्रश्न को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि बादलों की तुलना किससे की गई है। तो दोस्तों जो बादलों की तुलना है ये जीवन के दुखों से की गई है। यानी कि दोस्तों जीवन में हमेशा कभी भी दोस्तों यहाँ पर जो सुख नहीं होगा, कभी दुख आता ही रहता है। तो यानी जीवन जिस प्रकार से रहता है दोस्तों अंधेरा में, उसी प्रकार से बादल का तुलना किया गया। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का आता है कि कवि का जीवन के प्रति दृष्टि कौन कैसा है। तो कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है दोस्तों ये आशावादी है, ठीक है। ये आशावादी पर ही चलता है। 8 नंबर दोस्तों कि जीवन का इंद्रधनुष कैसा होता है। तो जीवन का जो इंद्रधनुष है ये आशा निराशा पर टिका होता है। यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर आशा का विलोम शब्द क्या होता है। तो कोई भी व्यक्ति आशा कर रहा है तो वो जो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप सभी को पूरी मगन के साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, कभी भी निराशा नहीं होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों। और इस चैनल से जो भी बच्चा तैयारी करता है 90% उसका जो फिक्स रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर का था दोस्तों कि नभ का परिवाची क्या है। नभ का परिवाची क्या बताइए। क्या धरती, पानी, हवा, आकाश। तो होगा क्या आकाश। आकाश इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो खंड का में अपठित बोध रहेगा और 10 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में यहाँ पर पक्का करना है। अब खंड का भी तो बच्चा है, तो खंड का में क्या रहेगा, व्याकरण। अब बोलिएगा सर व्याकरण क्यों देता है। तो दोस्तों हिंदी पढ़ते हैं तो व्याकरण देगा ही देगा, हिंदी व्याकरण देगा, ठीक है। तो 11 नंबर का था दोस्तों कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाच्य में है। और दोस्तों आप सभी के लिए जो मैं एक वीडियो लाया था अकर्मक सकर्मक का, अगर दोस्तों उस वीडियो को देख लेते कभी भी जिंदगी में अकर्मक सकर्मक क्रिया को नहीं भुला पाते हैं। नहीं देखे तो कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर दोस्तों अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया जो यहाँ किस वाच्य में है। तो देखिए वाक्य में है। तो दोस्तों यहाँ पर अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, ध्यान से सुनिए, जिसमें कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए गाय घास खाती है। क्या खाती है जी, घास खाती है। रानी गाना गाती है। क्या कर रही है, गाना गा रही है। राजू पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा, पत्र लिख रहा। तीनों का तीनों में दोस्तों ABD तीनों में कर्म है। लेकिन सी देखिए तो बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, किसी प्रकार से कर्म नहीं दिया गया, यानी सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार से आपको टिक करना है, ठीक है, जिसमें आपको जो है फुल नंबर दिया जाए। और दोस्तों अच्छी तरह से आपको OMR सीट को भरना है, अच्छी तरह से ऑप्शन को देखकर भरना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 12 नंबर का था जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो दोस्तों वह कौन सी क्रिया कहलाती है। जस्ट आपका अकर्मक क्रिया के अपोजिट। अकर्मक क्रिया के अपोजिट क्या होगा सर। तो आप सभी का होगा सर सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में यहाँ पर कर्म, ठीक है, कर्ता, क्रिया और कर्म दोस्तों तीनों रहता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। बी ऑप्शन का राइट आंसर। 13 नंबर कहता है कि कौन। अरुण का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, अनूर का अनेकार्थिक शब्द है दोस्तों। यहाँ पर सूर्य, लाल और सिंदूर तीनों का तीनों दोस्तों अरुण का अनेकार्थिक शब्द है। लेकिन किसी भी प्रकार से चंद्र इसका जो है राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो है चंद्र इसका जो है राइट आंसर होगा, अनेकार्थिक शब्द नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर कहता है कि जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा। तो आप बोलिएगा सर ये वाला पढ़ाए थे, जब समास का प्रथम पद अव्यय है तो ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। दोस्तों जब भी कोई भी वीडियो आता है दोस्तों हर एक वीडियो को, ठीक है, अच्छी तरह से देखिए और एक बार देखते दोस्तों कभी भी दिक्कत नहीं होगा और कभी भी दोस्तों दोबारा देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। 15 नंबर का था विद्यालय, विद्या के लिए आलय कौन सा समास है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहेगा एग्जाम में आपको आंख मूंद के तत्व पुरुष इसका जो है आंसर को टिक करना, तत्व पुरुष समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़िए 16 नंबर। तो 16 नंबर कहता है कि नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा। विग्रह यहाँ नीला है जो अंबर क्या हो जाएगा, नीलांबर। नीलांबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब 17 नंबर का था दोस्तों कि रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो दोस्तों रचना के आधार पर किसी वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित वाक्य होते हैं दोस्तों, उस उपवाक्य को हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। तो 18 नंबर कहता है दोस्तों कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद बताइए, और भेद कौन हो गए। अगर पढ़ लिए हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो से तो आप आंख मूंद के बताएंगे सर यहां पर समानाधिकरण और व्यक्तिकरण इसका जो राइट आंसर होगा, और मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट यहां पर 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर का था दोस्तों पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद होगा। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया दोस्तों, ये जो आप सभी का होगा पूरा पूरा कर्मवाच्य होगा। बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर है कि बोलता है 20 नंबर क्या बोलता है कि कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है। क्या होती है? कर्ता। कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के जो कार्य तो ये प्रधानता होती है। ये ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी का खंड खा में व्याकरण से संबंधित 10 नंबर का प्रश्न रहेगा। बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर चेक बोर्ड से छीनना है, नहीं भी देगा तो जबरदस्ती छीनना है, और ऑब्जेक्टिव में मार्कशीट में सही से गोल गोल करके आना है। ठीक है चलिए, खंड का पाठ्य पुस्तक। अब दोस्तों आप सभी का किताब से प्रश्न आ गया। जितने भी प्रश्न है दोस्तों अब आप सभी का किताब से रहने वाला है। तो सबसे पहले किताब से भी आप सभी का दोस्तों ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, और किताब से प्रश्न है तो बताइएगा तो कौन सा चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है। ठीक है, हम पढ़ते हैं और आपको आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आंसर कहाँ बताना है आपको? कमेंट में बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम माह भी तुम्हारी धन्य चिर प्राविश्य में इतर में अन्य इसी अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क और देखते तुम इधर कनखी मार और होते जबकि आंखें चार। देखते तुम कनखी मार होते जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी यह दंतुरिस मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रकार से इतना अच्छा से पढ़ें दोस्तों, कमेंट में बोलिए किस तरह से लगा आपको ये वीडियो। ठीक है चलिए 21 नंबर इसका प्रश्न बोलता है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। जो ये दोस्तों आपका जो लिया गया है, ठीक है, काव्यांश के कवि कौन है, तो कहिए सर नागा अर्जुन है। नागा अर्जुन के आंखें चार जब मारते बच्चे कनखी मार। ठीक है चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर। ठीक है, तो 22 नंबर कहता है कि दंतुरित का क्या अर्थ होता है। दंतुरित नए नए दांत दंतुरित। ठीक है चलिए 23 नंबर के माँ बच्चे को क्या कराती है, तो माँ बच्चे को मधुपर्क कराती है। अब बोलिए सर मधुपर्क क्या होता है, तो मधु खिलाना। आपकी माँ खिलाई कि नहीं, कमेंट में बोलिएगा आंसर। ठीक है चलिए 24 नंबर की कवि ने धन किसे कहा है, तो माँ तुम्हारे तुम धन और माँ भी तुम्हारी धन, यानी कि माता और पुत्र दोनों को धन कहा। तो बी ऑप्शन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर। 25 नंबर का था तो बादल किस दिशा से आ रहे हैं, तो बादल का कोई दिशा होता है। बोलिएगा सर कोई दिशा नहीं होता, किधरों से आ सकता है, यानी किधरों से, यानी कि अज्ञात दिशा से। इसका कोई दिशा नहीं होता। क्या सिर्फ बादल पश्चिम दिशा से आएगा, क्या पूर्व दिशा से आएगा, क्या उत्तर दिशा से आएगा, तो बोलिएगा नहीं सर किधरों से आ सकता है, बादल का अपना माने। ठीक है चलिए 26 नंबर कहता है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? कहने का मतलब दोस्तों कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी कि फागुन की जो हरियाली है महसूस करना। फागुन की हरियाली में दोस्तों बहुत अच्छा मन लगता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ 27। तो 27 नंबर दोस्तों, और इस टाइप का प्रश्न 1 नंबर का आपका आने वाला है। तो दोस्तों जितना जल्दी कमेंट आएगा कि सर सभी लेखक का यहाँ पर जो भी लेखक जो कहानी पोयम लिखे हैं उनका बता दीजिए, या जो भी लेखक का जो यहाँ पर जन्म कब हुआ। अगर दोस्तों इसका वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिए, वीडियो आपका हाजिर होने वाला है। ठीक है चलिए बोलता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, तो ये दोस्तों आप सभी का 1899 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है 28 नंबर बोलता है कि मर्यादा न लाही के माध्यम से सूरदास जी की गोपियां कौन सी मर्यादा न लाने की बात कर रही है, तो प्रेम की बात कर रही थी। ठीक है चलिए अब यहाँ पर अब आ गया दोस्तों की प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। सेम इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला क्वेश्चन पेपर है, दिक्कत मत लीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन में मिलने वाला। अगर दोस्तों और देखिए दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक, ठीक है, एक देशभक्त इस तरह मजाक उड़ाना
जाना अच्छा नहीं लगा, मुड़कर देखा तो वह अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियाल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा, यहाँ पर लगा, एक हाथ में एक छोटी सी संगुत, यहाँ पर संदूक कच्ची हो जाए, ठीक है, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे के लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और यहाँ पर अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं और फेरी लगाता था। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए कि पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, आखिर सभी जो लोग हैं इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, और या क्या यही इसका जो वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बताया था कि अब वह जो इसके बारे में और कुछ और बात करने का तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी थी, और यहाँ पर हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए थे। अब चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न बोलता है कि दोस्तों क्या हवलदार साहब को, यहाँ पर हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो हवलदार साहब को दोस्तों यहाँ पर पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ठीक है। अब 30 नंबर कहता है कि बूढ़ा मरियाल सा लंगड़ा आदमी कौन था। तो जो बूढ़ा मरियाल सा जो लंगड़ा आदमी दोस्तों ये आपका कैप्टन था, कैप्टन क्यारा कैप्टन, ठीक है। चलिए 31 नंबर के कैप्टन क्या करता था दोस्तों, कैप्टन जो है फेरी का काम करता था। अगर आपको पता है कि आपके जो गली मोहल्ले में कोई भी सामान आते हैं तो आप उनको जो फेरी वाले के नाम से जाने जाते हैं, यानी फेरी वाले कहते हैं, ठीक है, कि आप हमें फेरी वाला आ गया, आप कुछ लेंगे क्या। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी कहते हैं, ठीक है। अब 32 नंबर कहता है कि हवलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते, तो हवलदार साहब पान वाले से कैप्टन के बारे में जानना चाहते कि आखिर कैप्टन कहाँ गया। तो लास्ट में दोस्तों कैप्टन का क्या होता है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर कि लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अधिक यहाँ पर मुग्ध था। तो दोस्तों ये मधुर गान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर के बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं रोपनी किसे कहते हैं। तो रोपनी दोस्तों धान की रोपाई को कहते हैं, और आप किसे कहते हैं, तो आप भी कहेगा सर हम लोग भी धान की रोपाई को कहते हैं रोपनी। 35 नंबर के बाल गोविंद भगत के संगीत को, यहाँ पर संगीत को लेखक ने क्या कहा था। संगीत को लेखक ने यहाँ पर जादू का, जादू है या जादू, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए 36 नंबर के बाल गोविंद भगत कौन से माह में यहाँ पर प्रवृत्तियां शुरू करते थे। और दोस्तों आप सभी का इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए, कमेंट में सभी का 36 नंबर का आंसर आना चाहिए, ठीक है। सभी का नेम के साथ आना चाहिए, ठीक है। मैं भी जानूं कि किस विद्यार्थी का क्या नाम है और कौन विद्यार्थी सबसे ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। चलिए सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बोलता है कि यहाँ पर देख लीजिए निर्देश प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर यहाँ पर 37 से लेकर 40 तक का उत्तर देना। देखिए दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव जो आपका हिंदी का जो क्वेश्चन है, ठीक है, अधिक उसमें गद्यांश पद्यांश रहेगा, कुछ आपका बुक से रहेगा, कुछ ही आपका अपठित बोध रहेगा। तो सबसे ज्यादा दोस्तों आपका जो नंबर यहीं से आपको मिलना है। चैनल पर दोस्तों पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर थे, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झटपट आने पर भी एक चुल्लू करवा तेल हमारे सिर पर डाल देती, हम रोने लगते, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते और वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें क्या करती, तो वो यहाँ पर उबटकर ही छोड़ती थी। आपकी माँ करती है कि नहीं, बोलिएगा सर बचपन में सभी की माँ की है, ठीक है। फिर हमारी नाभि और लीलान में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती और उसे फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम यहाँ पर खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिरकते सिरकते बाहर आते थे। चलिए अब 37 नंबर का था कि जो प्रस्तुत कहानी के जो लेखक है ये कौन है, प्रस्तुत कहानी का लेखक कौन है। सभी का ऑप्शन आएगा क्या सर, शिव पूजम सहाय होगा। शिव पूजम सहाय का बचपन का नाम क्या था, कमेंट में बताइए। तो इतना जब अच्छी तरह से चैप्टर पढ़ता है दोस्तों तो कमेंट में बताइए कि शिव पूजम सहाय का जो बचपन का नाम था ये क्या था, ठीक है। 38 नंबर के लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो लेखक की माँ जो काजल है नाभि और लीलार में लगाती थी, ठीक। आज दोस्तों नेक्स्ट 39 नंबर की माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी, तो दोस्तों फूलदार लट्टू बांध देती थी। और आज की इस वीडियो का लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। और अभी तक जिन्होंने वीडियो क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके वीडियो क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 मार्च का क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। 40 नंबर दोस्तों कहता है कि लेखक किसकी गोद में सिरकते सिरकते बाहर निकले, तो बाबूजी की गोद में सिरकते सिरकते बाहर निकले थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो आपका समाप्त हुआ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग दोस्तों मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।